नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अस्पतालों में 1900 पदों पर शीघ्र नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 1900 नए पदों के लिए 3-4 दिनों में बहाली निकाली जाएगी। पहली बार अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर एवं अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं वैसे पद सरेंडर होंगे जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। नियुक्ति में बीएसएफ, अर्धसैनिक एवं सेना के सेवानिवृत्त जवानों एवं कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सभी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली के बाद झारखंड के अस्पतालों की स्थिति में काफी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी अस्पतालों के भवन बना दिए थे, जंगलों में भी भवन बने हैं। कमीशन के लिए मशीन उपकरण खरीद लिए गए, लेकिन मानव संसाधन की नियुक्ति नहीं होने से वे बेकार साबित हुए। हेमंत सोरेन सरकार इस तरह का झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बजाय जो उपलब्ध है उन्हें स्मृत करने का काम करेगी ताकि उसका लाभ मरीजों को मिल सके। अक्टूबर में गरीबों के बीच चीनी का 1% से भी कम वितरण हुआ। 1 दर्जन जिलों में नहीं हुआ है आवंटन। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से चालू वित्त वर्ष में 6 माह बाद चीनी का वितरण अक्टूबर माह में शुरू हुआ, लेकिन अब तक गरीबों के बीच 1% से भी कम चीनी का वितरण हो पाया है। आवंटन के बावजूद 99% से अधिक चीनी अब भी पड़ा हुआ है। सरकार की ओर से अब तक जिलों में 16,31,142 किलोग्राम चीनी का आवंटन किया गया है। इनमें से 15,973 किलोग्राम चीनी बांटी जा सकी है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 9 लाख अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की ओर से अब तक 1 दर्जन जिलों में चीनी का आवंटन नहीं हुआ है। इसमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, सरायकेला, खरसावां और खूंटी शामिल है। वहीं गढ़वा और साहिबगंज में आवंटन के बावजूद वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। शेष 10 जिलों में वितरण का काम भी काफी धीमा चल रहा है। सरकार की ओर से अप्रैल से जून माह तक के चीनी का वितरण अभी किया जा रहा है। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकोत्तर कर्मियों को राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, जबकि वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कर्मचारियों के 7वें वेतनमान 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान में किसी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान राज्य कर्मियों की तरह हर कर्मचारी के बेसिक व डीए के 2.57 गुना के आधार पर तय किया जा रहा है। इससे छठे वेतनमान के आधार पर हर कर्मी को लगभग 20 से 25% राशि की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इधर कर्मचारी सेवानिवृत्त उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। धरी रह गए गरीबों को एक अतिरिक्त कमरा देने की योजना, झारखंड को केंद्र से मिलनी है 3.56 लाख आवास। झारखंड के गरीबों को उनके आवासों में एक अतिरिक्त कमरा देने की योजना धरी रह गई। ग्रामीणों को उनके प्रधानमंत्री आवास में एक अतिरिक्त कमरा देने के लिए 50,000 देने का प्रावधान था, पर उसे चालू नहीं किया जा सका। ऐसे में इस योजना के लिए किए गए बजटीय प्रावधान का उपयोग ही नहीं हो सका है। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्त वर्ष में यह योजना लागू नहीं हो सकेगी, यानी कि लाभुकों को 50,000 अपने आवास में एक और कमरा बनाने के लिए नहीं मिल सकेंगे। आप सबको बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पीएम आवास योजना ग्रामीण में अपने स्तर से सहयोग का निर्णय लिया था। इसके तहत हर लाभुक को केंद्र से स्वीकृत आवासों में एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए आर्थिक सहयोग करना था। राज्य ने इसके लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र से अब तक एक भी आवास योजना नहीं मिली है और वित्त वर्ष समाप्ति तक आवास नहीं मिलने की उम्मीद है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष गुजर जाएगा और गरीब लाभ से वंचित रह जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा दूसरी बार समन, 17 नवंबर को होना होगा पेश। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। इस बार 17 नवंबर 2022 को राज्य के ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा है। आप सबको बता दें कि इससे पूर्व ईडी ने सीएम को समन भेजकर 3 नवंबर 2022 को पेश होने को कहा था, लेकिन सीएम श्री सोरेन ने 15 नवंबर तक अपने व्यस्त कार्यक्रम और विधि विशेषज्ञों से राय लेने का हवाला देते हुए 3 हफ्ते का समय मांगा था।
आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व ईडी ने गत 3 नवंबर 2022 को दिन के करीब 11:31 पर रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। साथ ही इस मामले में ईडी ने डीजीपी को एक पत्र लिखकर सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध भी किया था। ईडी द्वारा सीएम को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा प्रहार, कहा इस सरकार से जनता है परेशान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा प्रहार किया, कहा कि अधर्मी के हाथ राज होने से जनता परेशान है। प्रदेश के चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कर्मचारी और अधिकारी बेलगाम हैं। प्रदेश की जनता धर्म और कर्म करने वाले भाजपा सरकार को चाहती है। वर्तमान सरकार के राज में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जनता का काम करने की बजाय खुद को बचाने में लगी है। रांची के बुंडू प्रखंड स्थित तुजू गांव में 4 दिवसीय अखंड महायज्ञ एवं समाज सेवी नेपाल दास द्वारा प्रवेश द्वार एवं सड़क निर्माण का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदा का सबसे धनी प्रदेश है। मेरे शासनकाल में सभी वर्गों के साथ न्याय, विकास, शांति, सद्भावना और युवाओं को रोजगार का अवसर मिला, लेकिन हेमंत सरकार के बनते ही प्रदेश की जनता बदहाल हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे 5 साल के शासनकाल में राज्य की जनता अमन चैन से थी। सड़क और बिजली के विकास कार्यों के अलावा रोजगार के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य हुआ था। पलायन पर भी रोक लगी थी। राज्य में हिंसा की घटना खत्म हो गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार से हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। वहीं गायत्री महायज्ञ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत धर्मपरायण आध्यात्मिक देश है। गायत्री मंत्र से मन की शांति मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम से गाँव, प्रदेश और देश में शांति समृद्धि होती है। इस मौके पर राष्ट्रीय पुस्तकालय सलाहकार समिति के सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजाराम महतो ने कहा कि रघुवर दास के शासनकाल में प्रदेश की जनता में खुशहाली झलकती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के राज में जन विरोधी कार्य और अधर्म के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने तीजू गांव की प्रशंसा करते हुए कहा कि गायत्री महायज्ञ के आयोजन से गांव में नशापान और दुराचारी का भाव दूर होता है। प्रत्येक गाँव में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम कर राज्य समृद्धि की दिशा में लोगों को कार्य करना चाहिए। झारखंड के 30 लाख सूखा प्रभावित किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार की ओर से राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यहां राज्य सरकार अपने स्तर से सूखा राहत योजना चलाएगी। इसके तहत सूखा प्रभावित किसानों को 3500 रुपये अग्रिम सहायता के रूप में दिया जाएगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि राज्य में जो है ड्राउट मैनुअल 2016 के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों से जमीनी सच्चाई पता कराया है। 30 से 50% तक फसल नुकसान को भी आधार बनाया गया है। सूखे के मद्देनजर आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति ने निर्णय लिया है कि 3500 रुपये प्रत्येक पीड़ित किसान परिवार को दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि वैसे किसानों को यह राशि दी जाएगी जिनका जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है। वैसे किसान जो सूखा के कारण बुआई नहीं कर सके हैं, उनको भी यह राशि दी जाएगी। जिनका 33% या इससे अधिक फसल क्षतिग्रस्त है, उनको भी यह राशि दी जाएगी। भूमिहीन किसान मजदूरों को भी यह राशि दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि प्राप्त आवेदन का सत्यापन अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी करेंगे। एसडीओ जो है डीसी की रिपोर्ट का अनुमोदन करेंगे। डीसी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में डीबीटी से राशि का भुगतान किया जाएगा। झारखंड सरकार शुरू करने जा रही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जाने उद्देश्य और किन दस्तावेजों की है जरूरत। 15 नवंबर 2022 को हमारा झारखंड 22 साल का होने जा रहा है। इस दिन जो है सरकार कई योजनाओं की सौगात दे सकती है। जानकारों की माने तो इस दिन सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत लाभुकों को बैंकों के ब्याज की रकम अदा नहीं करनी होगी। आप सबको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 26 करोड़ 13 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्चतर शिक्षा में मदद करना और दूसरों पर निर्भरता को खत्म करना है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई छात्र आर्थिक समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मामले भी कई बार देखने को मिलता है कि छात्र बैंक के पास लोन लेने तो जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाता है। इसके अलावा यह योजना जो है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। आप सबको बता दूं कि इसके लिए जो है आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करना जरूरी है। आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है।
मेडिकल अफसर नियुक्ति में 868 आवेदन रद्द, 640 योग्य पाए गए। राज्य में मेडिकल अफसर नियुक्ति के लिए आए आवेदनों में से कुल 868 आवेदन रद्द कर दिया गया और 640 ही योग्य पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार जब पीएससी द्वारा राज्य में 234 मेडिकल अफसर यानी कि रेगुलर 232 पद और बैकलॉग 2 पद की नियुक्ति के लिए कुल 1508 आवेदन आए थे। इनमें 232 रेगुलर पद पर नियुक्ति के लिए 1460 आवेदन में 827 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। वहीं कागजात सत्यापन और इंटरव्यू के लिए 633 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। इसी प्रकार जो है बैकलॉग के 2 पद के लिए कुल 48 आवेदन आए थे। इनमें 41 रद्द किए गए हैं जबकि 7 आवेदन ही योग्य पाए गए हैं। आप सबको बता दूं कि आवेदन रद्द करने का कारण अधूरा आवेदन, शुल्क जमा नहीं करने, हार्ड कॉपी जमा नहीं करने, निर्धारित समय बीत जाने और ओवर एज आदि बताया गया है। आदिवासियों और मूलवासियों के विकास में मिशन संस्थानों की भूमिका अहम, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों में जो शैक्षणिक और बौद्धिक विकास हुआ है उसमें मिशन संस्थानों की अहम भूमिका रही है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है वहां मिशन संस्थानों ने सकारात्मक कार्य कर मील का पत्थर साबित करने का काम किया है। उनका प्रयास रहा है कि सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को विकसित करने की ओर आगे बढ़े। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले चिन्हित गरीब जरूरतमंद परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कही। वह इंटरनेशनल पेंटोकोस्टल होलीनेस चर्च की 100वीं वर्षगांठ पर सीरम टोली स्थित होटल मेपलवुड में उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि चर्च पिछले 100 सालों से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, जरूरतमंद, पिछड़े, कमजोर और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें बल देने का काम कर रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।